हेलो फोक्स एंड वेलकम टू कोड इनिंग्स बाय WS क्यूबटेक। माई सेल्फ भागीरथ। और इस वीडियो में हम लोग एरे डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली एरे डेटा स्ट्रक्चर एक फाउंडेशनल डेटा स्ट्रक्चर है जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हुए या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हुए हम जरूर पढ़ते हैं। तो एरे को कैसे यूज किया जाता है या एरे को एज ए डेटा स्ट्रक्चर हम कैसे देखते हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही कई सारे ऐसे वीडियोस भी हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे जिसके अंदर हम एरे के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और एल्गोरिदम्स को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हो और चाहते हो ये सीखना कि कैसे बड़े लेवल के एप्लीकेशंस बनते हैं और किस तरीके से उनको मेंटेन एंड बिल्ड किया जाता है, तो आपको हमारा 24 वीक्स का वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। इस प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिकल लर्निंग। आप हर एक चीज को इस तरीके से सीखोगे जैसे आप उसको इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करने वाले हो। इस प्रोग्राम की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। गो एंड बुक योर डेमो क्लास नाउ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एरे डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे काम करता है और क्या होता है। तो क्योंकि हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई ना कोई पढ़ी है, तो हम लोगों ने उसमें एरे जरूर पढ़ा होता है। तो एरे क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन अ कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ओके, तो यहां पर क्या बोला हुआ है कि एरे एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जो कि कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे सेव्ड डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक कंसेप्ट को समझते हैं। लेट्स से मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम सेव करवाना चाहता हूं वेरिएबल्स के अंदर। अब मैं किसी भी वेरिएबल में जब स्टूडेंट का नाम सेव करूंगा तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा S1 और एक स्टूडेंट का नाम सेव करूंगा। लेट्स से मैं मेरा ही नाम सेव कर लेता हूं, ठीक है। फिर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा S2 जिसमें मैं कोई और स्टूडेंट का नाम सेव करूंगा। मैंने एक और स्टूडेंट का नाम सेव कर लिया। फिर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा S3, तो ये मैंने एक और स्टूडेंट का नाम सेव कर लिया। अब अगर मुझे कोई बोले कि इसी पैटर्न में 1000 स्टूडेंट्स का नाम सेव करवाना है, तो क्या ये मैं करवा सकता हूं? ऑब्वियसली करवा तो सकता हूं। मैं 1000 वेरिएबल्स बना सकता हूं, S1 S2 S3 S4 इस तरीके से चलते चलते S1000 तक। बट द प्रॉब्लम इज कि जो 1000 वेरिएबल्स मैं बना रहा हूं, ये 1000 वेरिएबल्स को एक्सेस करना, सेव करना, उनको वापस रिट्रीव करना, उनमें से डेटा निकालना या उन पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना बहुत टफ है। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि मेरे पास जितना डेटा होगा उतने वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारा एरे। सो एरे क्या है? जैसा हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड ऑन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। क्योंकि आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो आई होप आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई ना कोई तो पढ़ी रखी है। अब हम यहां पर ये बोल रहे हैं कि एरे का जो डेटा है वो कुछ ऐसे सेव होता है। हमारे पास रैम में कोई भी एक मेमोरी को अलोकेट कर दिया जाता है। लेट्स से ये मेरी एक मेमोरी है और इस मेमोरी में हम जितना भी डेटा सेव करवाना चाहते हैं उतनी स्पेसेस हम पहले से मांग लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इंटीजर सेव करवाना चाहता हूं तो मैं बोल दूंगा कि इंट, और मैं एक एरे बनाना चाहता हूं जिसमें मेरे पास नंबर्स होंगे और 5 डिजिट्स में मुझे या 5 वैल्यूज में उसके अंदर सेव करूंगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, हमने यहाँ 6 लिखा है तो 6 बना लेते हैं इसको। अब यहां पर मैं एक एक डेटा को सेव करवाऊंगा। मान लो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने इधर 100 डाल दिया, फिर यहाँ 200 डाल दिया, यहाँ 300 हो गया, 450 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया। ये मेरा एक एक डेटा है जो मैंने यहाँ सेव करवा लिया और इन सभी डेटा का एक एड्रेस है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो अभी क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर मैंने एक एरे बनाया जिसके अंदर 6 वैल्यूज आ सकती है, 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं और हर एक एलिमेंट एक एड्रेस पे सेव है, 0 1 2 3 4 5। एक्चुअली ये जो एड्रेस है, जो जिसको हम इंडेक्स बोल रहे हैं, वो हमारे समझने के लिए है। एक्चुअली क्या हुआ होगा, ये सारा का सारा डेटा रैम में कुछ ऐसे सेव हुआ होगा। लेट्स से एक रैम का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो रैम का कोई मेरा एक एड्रेस है 3F0 और 3AB। ये मैंने एक रैम का कोई एड्रेस ले लिया रैंडम। अब यहां से लगा के +6 तक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने क्या किया होगा, रैम के अंदर एक मेमोरी एलोकेट कर दी और उस मेमोरी के अंदर हमारा वो जो डेटा है उसको सेव करवा दिया, जो भी मैं इधर डालना चाहता हूं वो। ठीक है। अब ये जो डेटा है वो रैम के अंदर इस तरीके की मेमोरी लोकेशन पे सेव हो गया और हमारे समझने के लिए कुछ इस टाइप के इंडेक्सेस पे सेव हो गया, या हमारे समझने के लिए कुछ इस टाइप के इंडेक्सेस बन गए। सो बेसिकली हुआ क्या यहां पर? हुआ ये कि मैं जो 1000 स्टूडेंट्स का डेटा सेव करवाने वाला था, एक एक वेरिएबल बना के, उसके बदले में एक सिंगल एरे बना सकता हूं जिसपे मैं 1000 की मेमोरी एलोकेट करवा दूंगा। ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा कि मुझे 1000 डेटा सेव करवाना। ऑब्वियसली यहाँ इंटीजर नहीं होगा, यहाँ पर कैरेक्टर्स होंगे।
बट मैं यहां बोल दूंगा कि मुझे 1000 लोगों का डेटा सेव करना है इन अ सिंगल वेरिएबल। तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। मैं इस वेरिएबल को एक नाम दे दूंगा नंबर्स, और उस नंबर्स वाले वेरिएबल के अंदर ये सारा डेटा एक साथ सेव करवा दूंगा ऑन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन मतलब कि एक हमारे रैम के अंदर फिक्स एलोकेशन हो गई कि यहां से यहां तक का डेटा इसी एरे को, या यहां से यहां तक का जो एड्रेस है वो इसी एरे के लिए एलोकेटेड है। अब ये जैसे एक आप एग्जांपल देख पा रहे हो, जो एक एरे ऑलरेडी बना हुआ है, इस एरे के अंदर मैंने ये जो सारा डेटा सेव किया है, यहां भी इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 बनेगा, क्योंकि यहां भी डेटा एक एक इंडेक्सेस पे सेव्ड है। अब मैं ये जो 100 स्टूडेंट्स बना रहा था या जो 1000 स्टूडेंट्स बना रहा था, इन 1000 स्टूडेंट्स को मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिंपली एक सिंगल एरे में सेव करवा सकता हूं। कैसे? मैंने यहां पर बोल दिया नेम्स। अभी हम किसी भी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, ना हम सी के अंदर लिख रहे हैं कोड, ना हम जावा में लिख रहे हैं, ना जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, ना पाइथन में लिख रहे हैं। मैं बस एक रैंडम एरे बना रहा हूं। तो ये जो मेरा एक रैंडम एरे में बना रहा हूं, इसको मैंने कुछ इस तरीके से मेंशन किया नेम्स, और वो जो 1000 स्टूडेंट्स थे मेरे, मैं एक एक स्टूडेंट का नाम ऐसे जनरल ले लेता हूं, ए बी सी डी। ठीक है, ये जो मेरे 1000 स्टूडेंट्स हैं, ये मैं यहां क्या कर सकता हूं, अब कितने भी सेव करवा सकता हूं। अभी मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 26 स्टूडेंट्स ही है, तो मैंने ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक सारे स्टूडेंट्स को सेव कर लिया। एंड सिमिलरली इनका इंडेक्स भी ऐसे बन जाएगा 0 1 2 3, और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 25th इंडेक्स पे जेड होगा मेरा। तो ये है हमारा एरे। एरे डेटा स्ट्रक्चर हमारे बहुत सारे डेटा को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने का काम करता है। आई होप यहां तक आपको एरे समझ आ गया होगा कि एरे एग्जैक्टली होता क्या है। तो वापस एक बार लाइन को रिपीट कर देता हूं मैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड ऑन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और कितने टाइप्स के एरे होते हैं। तो अभी हमने देखा कि एक एरे कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये जो सिंगल एरे हमने देखा जिसमें 1 2 3 4 ये जो मेरी वैल्यूज थी, इस टाइप के एरे को हम 1D एरे बोलते हैं, यानी सिंगल डायमेंशनल एरे बोलते हैं। 1D एरे होता है ये हमारा। लेकिन अगर इसी टाइप से, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं 1 2 3 4, ये मेरा सिंगल डायमेंशनल एरे हो गया। अब अगर मैं मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरा 2D एरे हो गया, जिसमें हमारे पास 2D में डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो 1D एरे, 2D एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, डायनेमिक एरे, ये अलग अलग टाइप के एरेज हैं। अब हमने यहां पर जो बोला, इसमें एक लाइन, एक और इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो सारा डेटा हम सेव कर रहे हैं वो क्या है, फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन है, यानी फिक्स्ड लेंथ का डेटा है। फिक्स्ड लेंथ का मतलब क्या है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। पहली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनमें आप एरे को जब भी डिक्लेयर करते हो तो आपको फिक्स बताना पड़ता है कि कितना डेटा आपको सेव करवाना है। तो जैसे सी में अगर कुछ मैं एरे बनाना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा इंट ए इक्वल्स टू 5। मतलब मैं बोल रहा हूं कि मैं एक एरे बना रहा हूं ए नाम से, और उसमें 5 ही वैल्यूज लूंगा। बट अगर मैं जावास्क्रिप्ट में एक एरे बनाता हूं तो मैं सिंपली ऐसे बोल सकता हूं वेरिएबल ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब है कि मैं 5 वेरिएबल्स नहीं, मैं कितने भी ले सकता हूं। मैंने क्या किया है, एम्प्टी छोड़ दिया इसको। और सिमिलरली मैं अगर पाइथन में भी बनाता तो पाइथन में भी मैं ऐसे लिस्ट बना सकता था, और उसमें भी सेम कंसेप्ट होता कि हमने कोई फिक्स नहीं बताया। अब अगर आप यहां देखोगे कि ये दोनों जो है ये डायनेमिक एरेज के एग्जांपल है, और ये जो आपने देखा ये स्टैटिक एरे का एग्जांपल है। तो हमारे पास में 1D एरे मतलब सिंगल डेटा स्टोर करने वाला, 2D एरे मतलब 2 डायमेंशंस में डेटा स्टोर करने वाला एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब कि जिसमें 2 से ज्यादा डायमेंशंस हो। 2 से ज्यादा डायमेंशंस का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, और यहां पर कुछ हमारे पास में और डेटा आ गया, ये मैं रैंडम डेटा ही डाल रहा हूं। तो इस एरे को अब हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोलेंगे, क्योंकि ये मोर देन 2 है। उसके बाद जो डायनेमिक एरे है वो रीसाइजेबल एरे होता है, जैसे पाइथन के अंदर लिस्ट और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा एरे बनता है। ठीक है, तो ये हमारा रीसाइजेबल डेटा, मैं यहां पर इसको कट करके जावास्क्रिप्ट एरे लिख देता हूं, इसको हटा देते हैं। ये हमारा जावास्क्रिप्ट एरे, जो जावास्क्रिप्ट में एरे बनता है वो। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे एरे के टाइप्स हैं। अब ये एरेज हमारे काम कहां आते हैं एग्जैक्टली। तो जब भी हम किसी यूजर का, मान लो मुझे नेम्स ही सेव करवाने हो, तो मैं क्या करूंगा, सिंगल डायमेंशनल एरे बनाऊंगा। बट जब मुझे कोई मैट्रिक्स सेव करवानी हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं मल्टी डायमेंशनल एरे बनाऊंगा। सिंगल डायमेंशनल एरे सिंगल यूजर का डेटा या सिर्फ नाम सेव करवाना चाहते हैं तब काम आएगा। बट अगर कोई मैट्रिक्स डालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना पड़ेगा। वैसे ही सिमिलरली डायनेमिक एरे कब काम आता है,
तो डायनेमिक एरे हमारे तब काम आता है जब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है उस डेटा में हमें फिक्स पता नहीं है कि कितने चेंजेस होंगे, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो इस केस में स्टैटिक एरे मेरे काम नहीं आ सकता। स्टैटिक एरे मतलब फिक्स लेंथ का एरे काम नहीं आ सकता। तब मुझे क्या चाहिए? डायनेमिक एरे चाहिए। अब जब हम एरे पढ़ेंगे तो हम एरे पे कई सारे ऑपरेशंस भी करेंगे साथ साथ में। तो यहां पर मैं कुछ कोर ऑपरेशंस डिस्कस करने वाला हूं जो हम लोग एरे पे करने वाले हैं। तो हम लोग ऐसे कई सारे आप लोगों को हमारे चैनल पे वीडियोस मिलेंगे जिन पे हम ये सारे ऑपरेशंस करेंगे जो अभी हम और भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एरे पे जो कोर ऑपरेशंस हैं उनमें एक्सेस, अपडेट, इंसर्ट, इंसर्ट एट द बिगिनिंग और मिडल, डिलीट और सर्च, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सेस का मतलब है कि अगर कोई मुझे बोले कि ये जो वैल्यू है 100 ये मुझे चाहिए, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, मैं सिंपल सा एक लाइन ऑफ कोड लिखूंगा, बोलूंगा कि नंबर्स पे जो सेकंड इंडेक्स पे डेटा है, तो आप अच्छे से समझना, नंबर्स तो मेरे एरे का नाम हो गया, ठीक है, ये जो नंबर्स वाला एरे बना हुआ है यहां एस भी लगा देता हूं मैं। तो नंबर्स तो मेरे एरे का नाम हो गया और ये मेरी क्या हो गई? इंडेक्स हो गई, ठीक है, दिस इज द सेकंड इंडेक्स। ये मुझे डेटा रीड करके लेके आना है। जब ये डेटा हम रीड करके लेके आते हैं तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? एक्सेस कर रहे होते हैं, रीड ऑपरेशन हम कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ आपको यहां पर बिग ऑफ 1 लिखा हुआ दिखेगा। तो जब भी रीड ऑपरेशन हम करते हैं, यानी जब भी हम डेटा एक्सेस करते हैं, तब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ऑफ 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको नहीं आइडिया है तो हमारे चैनल पे इसी सीरीज में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया है। वो वीडियो देखने के बाद कभी भी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जब हम डेटा को रीड करते हैं तब बिग ऑफ 1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कितना भी बड़ा डेटा हो एक ही ऑपरेशन में डेटा रीड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई डेटा अपडेट करवाना हो तो वो भी सिंपल है। आपने बोल दिया कि नंबर्स पे जो सेकेंड इंडेक्स पे डेटा है उसकी जगह पे 100 है तो 150 वहां पर इंसर्ट करवा दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेटा है इसको कट करके हमें क्या करना है? 150 इंसर्ट करवा देना है। तो ये भी हम सिंपली इजीली कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? अपडेट ऑपरेशन की हेल्प से। फिर हमारे पास है इंसर्ट एट द रेट एंड या इंसर्ट एट एंड। तो हमारा कोई एरे बना हुआ है, अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहां पर एक एरे बना लेता हूं जिसके अंदर मेरी ये वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और मुझे कोई बोलता है अगर आके कि इस एरे के अंदर आपको लास्ट में एक और डेटा इंसर्ट करवाना है, तो ये हमारा इंसर्ट एट द रेट एंड वाला, इंसर्ट एट एंड वाला ऑपरेशन हो गया, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अगर बिग ऑफ 1 ही होती है, क्योंकि आप लास्ट में इंसर्ट करोगे तो एक ही ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको, यानी जो भी लेंथ है उस पे आपको इंसर्शन करवा देना है। फिर हमारे पास इंसर्शन दो और तरीके के आएंगे, बिगिनिंग और मिडल में। कोई आपको बोलता है कि सबसे स्टार्टिंग में हमें इंसर्ट करवाना है। अब सबसे स्टार्ट में अगर मुझे इंसर्ट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप समझना अच्छे से। अगर मुझे कोई बोले कि मुझे सबसे स्टार्ट में ही इंसर्ट करवाना है, तो इसको एक कॉपी बना लेते हैं इसकी एक, ठीक है, ये मेरा एक पूरा एरे हो गया। अब मुझे अगर इसके स्टार्ट में कुछ इंसर्ट करवाना है, दैट मीन्स कि मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन सभी एलिमेंट्स को पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सभी एलिमेंट्स को पीछे शिफ्ट करने का मतलब है कि लास्ट में एक ब्लैंक स्पेस बनाओ और 7 को यहां पर एक ब्लैंक स्पेस बना लो सबसे पहले, ठीक है। और इस ब्लैंक स्पेस में आगे की तरफ शिफ्टिंग करते जाओ, मतलब कि मुझे 8 को यहां शिफ्ट कराना है, 7 को यहां, 6 को यहां, 5 को यहां, एक एक शिफ्ट करो और तब तक शिफ्ट करते जाओ जब तक आगे एक ब्लैंक स्पेस ना बन जाए। तो पीछे वाला जो ब्लैंक स्पेस था वो फिल करते 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 आगे आ जाओ, एंड यहां फिर मुझे कोई बोले कि इंसर्ट करो दो 100, तो ये है इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे। मिडल में भी सेम ही होगा। अगर आपको कोई मिडल में इंसर्ट करने का बोलता है तो भी आपको पीछे वाले एलिमेंट्स को तो मूव करना ही पड़ेगा। लेट्स से मैंने 100 यहां इंसर्ट कर दिया, अब मुझे कोई बोले कि 4 से पहले कुछ इंसर्ट करवाना है तो मुझे इन सभी को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा और 4 से पहले मैं यहां कुछ इंसर्ट करवा पाऊंगा। तो ये है हमारा इंसर्शन मिडल में और बिगिनिंग में। एंड में करवाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सबसे लास्ट में है, बट बिगिनिंग में और मिडल में करवाने के लिए एन ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। एन ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि जितने हैं एलिमेंट्स उन सभी को मूव करना पड़ेगा मुझे। सिमिलरली हमारा एक डिलीट ऑपरेशन है। डिलीट ऑपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने बोला कि इसी डेटा को डिलीट करना है, कौन सा? ये जो बिगिनिंग में है डेटा, इसी को डिलीट कर दो, तब डिलीट करके ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप यहां ब्लैंक स्पेस छोड़ दो। तो क्या करना पड़ता है उस केस में? मुझे इन सभी को आगे शिफ्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है, इन सभी को आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा और इसमें भी मेरे एन ऑपरेशंस लग सकते हैं, इसलिए ये बिग ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी है।
इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सर्चिंग, जिसके अंदर हमें सर्च करना होता है। मतलब पूरे एरे में से मुझे सर्च करके निकालना है कि 150 कहां अवेलेबल है। देखो एक्सेस में और सर्चिंग में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। एक्सेस का मतलब क्या है, मुझे पता है कि वो एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है, बट सर्च में क्या होता है, मुझे जाके सर्च करना है। तो चलो एक एग्जांपल समझते हैं कि एक्सेस और सर्च में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं यहां पर कुछ लॉकर्स बनाता हूं, और ये मेरा लेट से एक लॉकर हो गया, इसी की हम कॉपी कर लेते हैं और मल्टीपल और लॉकर्स बना लेते हैं। इस लॉकर को आप एरे समझोगे, ठीक है। इन लॉकर्स को हम लोग एरे कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो मान लो किसी भी बैंक में ये सारे लॉकर्स हैं, और हमें क्या करना है, हमें इन लॉकर्स में से हमें फिक्स पता है, मैं सारे लॉकर्स के नंबर भी एक बार मेंशन कर देता हूं यहां पर। तो ये लॉकर नंबर 0, फिर लॉकर नंबर 1, जैसे एरे के इंडेक्स होते हैं वैसे ही हम रख देंगे, लॉकर नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 लॉकर्स है मेरे पास। अब मुझे अगर कोई बोले कि इन 7 लॉकर्स में हम लोग सिमिलर डेटा भी डाल देते हैं, जैसे मेरे यहाँ पर 100 है, यहाँ 150 है, ठीक है, यहाँ 200 है, यहाँ 800 लिखा हुआ है। मान लो कि ये कुछ अमाउंट रखा हुआ है, कुछ पैसे रखे हुए हैं, रुपए रखे हुए हैं इसके अंदर। यहाँ 1000 है, यहाँ 1500 है, यहाँ पर 700 आ गया, यहाँ 300 आ गया। अब सर्चिंग और एक्सेस में डिफरेंस क्या है समझना आप अच्छे से। अगर कोई बोले कि सेकंड लॉकर में जो डेटा पड़ा है वो निकाल के लाओ सीधा, सेकंड लॉकर में डेटा पड़ा है, तो सेकंड इंडेक्स पे जाना है सीधा, और मैं कोड क्या लिखूंगा, मैं यहां पर कोड लिख दूंगा लॉकर इंडेक्स 2। बस सिंपल है, कुछ नहीं करना। लॉकर इंडेक्स 2 मतलब सेकंड इंडेक्स से डेटा निकाल के ले आओ, डन। बट अगर मुझे कोई बोले कि 800 जहां भी हो वहां से निकाल के लाओ, दैट मीन्स मुझे पहले लॉकर को खोलना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, सेकंड लॉकर को खोलना पड़ेगा, फिर इस तरीके से मैं आगे लॉकर्स खोलते जाऊंगा। तो 0th लॉकर, फर्स्ट लॉकर, सेकंड लॉकर, थर्ड लॉकर में मुझे क्या मिला, डेटा मिला। अब जाके थर्ड लॉकर में जब मुझे डेटा मिला, तो हम इस ऑपरेशन को सर्चिंग बोल रहे थे, और जब मुझे पहले से पता था कि उस लॉकर में डेटा मिलेगा उसको हम एक्सेस बोल रहे हैं। तो जब हम सर्चिंग की बात करते हैं तो हम दो तरीके की सर्चिंग कर सकते हैं, लीनियर और बाइनरी सर्च। अगर हम कोई भी सर्चिंग करें, चाहे लीनियर सर्च करें चाहे बाइनरी सर्च करें, हम मान के चलेंगे कि अगर डेटा 7th लॉकर में होता, तो अगर कोई बोल देता कि 300 को फाइंड करो, फिर मुझे क्या करना पड़ता, फिर मुझे 300 को फाइंड करने के लिए क्या फर्स्ट लॉकर, सेकंड लॉकर, यानी 0th लॉकर, फर्स्ट लॉकर, सेकंड इंडेक्स का लॉकर, थर्ड इंडेक्स का लॉकर, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स्थ इंडेक्स और 7th इंडेक्स, सारे लॉकर्स नहीं चेक करने पड़ते। तो जितने मेरे पास एलिमेंट्स हैं उतने के उतने लॉकर्स मुझे चेक करने पड़ते, तब जाके क्या होता, मेरा एक फाइनल डेटा आ पाता। तो इसी तरीके से इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सर्चिंग। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, सर्चिंग बोलते हैं। और सर्च करने के लिए जो एल्गोरिथम्स हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी, वो हम यूज करते हैं। अब एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन क्या है हमारे एरे का। तो जब आप एरे पढ़ते हो तो एरे को रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसे, ये जो मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं उनमें इंप्लीमेंट किया जाता है, और कई जगहों पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे आपको लेट से कहीं इमेज प्रोसेसिंग करवानी हो तो वहां भी एरे का यूज होगा। ऐसे गेम्स डेवलप करने हो जहां पर बोर्ड जैसा लेआउट होता है, फॉर एन एग्जांपल चेस, तो चेस के अंदर भी क्या होगा, आपको यूज करना पड़ेगा एरे को। टेबुलर डेटा बेसिस जो बनते हैं उनमें भी एरे काम आ सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो पेज टेबल्स बनती है उनमें भी एरे काम आता है। कॉन्टैक्ट एप्स, कैलेंडर्स बनाने में भी एरे काम आता है। तो एरे एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फाउंडेशन डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है बाय डिफॉल्ट। तो ये कुछ रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशंस हैं एरे के। अब हम बात करते हैं कुछ पॉपुलर एल्गोरिदम्स जो एरे पे हम लोगों को इंप्लीमेंट करनी होती है, और ये सारी एल्गोरिदम्स आपको हमारे चैनल में वीडियो में मिल जाएगी। तो हम लोग अगर कोई भी डेटा सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट करने का मतलब है कि आपको किसी ने बोला कि एक एरे है, उस एरे के अंदर हमारा डेटा कुछ इस तरीके से रैंडमली सेव्ड है, ठीक है, 10 15 1 3 12 20 कुछ भी हमने यहां पर सेव कर रखा है। तो ये मेरे पास सारा के सारा डेटा यहां पर सेव्ड है। अब मुझे अगर बोला जाता है कि इसको सॉर्ट करके निकालना है, सॉर्ट करने का मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो बबल सॉर्ट, मर्ज और क्विक सॉर्ट, ये 3 एल्गोरिदम्स हैं जो हम लोगों को यूज करनी होती है। सिमिलरली सर्चिंग पे तो अभी हमने डिस्कस किया ही, जब हमें सर्चिंग करनी है तो बाइनरी और लीनियर सर्च हमारे पास अवेलेबल है। प्रीफिक्स सम निकालना है, स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम, ये भी एल्गोरिदम्स हैं जिनकी हेल्प से हम एक एक एलिमेंट को शिफ्ट करवाते हैं, ठीक है।
तो ये सारी पॉपुलर एल्गोरिदम्स हैं जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। हम इन एल्गोरिदम्स को भी एक एक वीडियो में डिस्कस करने वाले होंगे, आगे की वीडियोस में आप लोग देख पाओगे। तो ये सारे एल्गोरिदम्स एरे पे इंप्लीमेंट किए जाने वाले एल्गोरिदम्स हैं। तो हर डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ एल्गोरिदम होते हैं। जैसे कि अगर मैं स्टैक की बात करूंगा तो वहां फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम्स है, पुश पॉप एल्गोरिदम्स होगी। अगर हम लिंक लिस्ट की बात करेंगे तो लिंक लिस्ट में हमारे पास एल्गोरिदम्स होगी। तो हर एक डेटा स्ट्रक्चर की कुछ अपनी एल्गोरिदम्स होती है। ये मैंने कुछ पॉपुलर एल्गोरिदम्स यहाँ लिखी हुई है जो हम लोग ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ और वीडियोस के अंदर। अब लास्ट में बात कर लेते हैं एरे डेटा स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस की और कुछ लिमिटेशंस की। जो एरे डेटा स्ट्रक्चर है उसमें जब भी आप किसी भी डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो बहुत फास्ट एक्सेस होता है, क्योंकि हमें इंडेक्स पता होता है। तो जैसे हमें इंडेक्स पता है तो हम बहुत क्विकली डेटा को रीड करके ले आते हैं। फिर हमारा जो एरे है वो कैश मेमोरी फ्रेंडली होता है। कैश मेमोरी फ्रेंडली इसलिए होता है क्योंकि फिक्स डेटा होता है कि इतना ही डेटा है और इस मेमोरी लोकेशन पे सेव्ड है। लेकिन जब भी आप इसमें अपडेट करते हो तो फिर कैश में वापस रिफ्रेश करवाना पड़ता है। बट फिर भी ये पता होता है कि इतना ही डेटा अवेलेबल है और इस मेमोरी लोकेशन पे ये डेटा रखा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जो रिट्राइव करना होता है, हम लोग कैश मेमोरी को क्यों यूज करते हैं? ताकि जो नेक्स्ट रिट्रीवल हो, फर्स्ट में तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट जो नेक्स्ट रिट्रीवल हो वो फास्ट हो जाए। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इजी टू इंप्लीमेंट, ऑब्वियसली क्योंकि एरे डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से अवेलेबल है, तो आप बहुत इजीली इस डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम इस डेटा स्ट्रक्चर की कुछ लिमिटेशंस भी है जो दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स फुलफिल करते हैं ऑब्वियसली। जैसे जो भी स्टैटिक एरेज होते हैं, मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एरे का एक्चुअल मतलब जो होता है वो होता है कि फिक्स डेटा। जावास्क्रिप्ट और पाइथन ने डायनेमिक एरेज को इंप्लीमेंट करना सिखाया है, बट एरे एक्चुअली स्टैटिक होता है। तो स्टैटिक एरेज में हमेशा क्या होता है, फिक्स साइजेस होती है और इंसर्शन और डिलीशन बहुत कॉस्टली होता है। जब भी कॉस्टली की बात होगी तो यहां पर एक्चुअल पैसा नहीं लग रहा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉस्ट का मतलब है रैम की स्पेस और सीपीयू का टाइम। टाइम एंड स्पेस, इन दोनों को ही कॉस्ट बोला जाता है प्रोग्रामिंग के टर्म्स में। तो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोला जाएगा कॉस्टली, तो आपको हमेशा यह सोचना है कि कॉस्टली का मतलब क्या हुआ। कॉस्टली का मतलब या तो रैम ज्यादा यूटिलाइज करेगा या फिर नंबर ऑफ ऑपरेशंस ज्यादा होंगे। एंड मेमोरी वेस्ट हो सकती है। मेमोरी क्यों वेस्ट हो सकती है? तो मेमोरी वेस्ट होने का रीजन ये है कि आपने एक एरे बनाया जिसमें आपने बोल दिया कि हो सकता है मेरे पास में 1000 डेटा आएंगे, बट उस एरे में आपके पास 1000 डेटा आया ही नहीं कभी, लेकिन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने बोल के रखा कि 1000 डेटा आ सकता है। तो रैम ने क्या किया, रैम ने 1000 मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट कर दिए कि इन 1000 मेमोरी ब्लॉक्स में, फॉर एन एग्जांपल, मैं इतने मेमोरी ब्लॉक्स यहां बना नहीं पाऊंगा, बट मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाऊं। तो मान लो कि एक एरे में बोला गया है कि हमारे पास ये सारे मेमोरी ब्लॉक्स होने वाले हैं, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 11 मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेटेड है। बट आपका जो डेटा है वो इतना सा ही है, ये भी 80 है, तो यही आपका डेटा है, बस इतना सा ही आपका डेटा है। अब क्या होगा, ये जो बाकी है ना 5 6 7 8 9 10, ये 6 के 6 जो है वो वेस्टेड है। अगर आप कोई डेटा सेव करोगे फिर तो अच्छी बात है, नहीं सेव करते हो तो ये वेस्टेज है। यहां पर डायनेमिक एरे बहुत अच्छा काम करता है, यानी जावास्क्रिप्ट और पाइथन के एरेज, क्योंकि वहां कोई फिक्स साइज थी नहीं, तो रन टाइम पे नया एलोकेशन चलता रहता है। तो इस तरीके से जब आप एरे को पढ़ते हो तो एरे के अंदर कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, और ऑब्वियसली इन लिमिटेशंस की वजह से ही नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे कि लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो इसीलिए है क्योंकि एरे में कुछ लिमिटेशंस है, वरना एक ही डेटा स्ट्रक्चर से सारा काम कर लेते हैं हम। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि एरे डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे हम एरे डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, किस किस टाइप के ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सी एल्गोरिदम्स होती है। अब इसी चैनल पे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में इन्हीं एल्गोरिदम्स को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे अलग अलग पैटर्न में। मतलब हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स अलग पढ़ेंगे, हम सर्चिंग एल्गोरिदम्स अलग पढ़ेंगे, और हमारे एरे डेटा स्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रांगली कवर करेंगे। सो आई होप इस वीडियो से आपको एरे डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने उस फ्रेंड के साथ भी शेयर करो जिसको एरे डेटा स्ट्रक्चर सीखना है। एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक पे भी कवर किया जाए तो नीचे कमेंट में मेंशन कर दो, हम उस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे। और अगर आपने अब तक डीएसए पढ़ना स्टार्ट नहीं किया और इस वीडियो से पढ़ना शुरू करने वाले हो तो नीचे कमेंट में लिख दो आई एम स्टार्टिंग टुडे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।